भगवानगढ़ गांव में एक विचित्र और सबसे अनोखा चित्रकार रहता था। वो जो भी चित्रकारी कर देता था वो घटना असल में घट जाती थी। एक रोज गांव में सूखा पड़ गया। विचित्र चित्रकार जिसका नाम मनोज था, वो अपनी झोपड़ी के अंदर बैठकर इस बारे में सोच रहा था। इस बार तो गांव में सूखा पड़ गया है। गांव वाले बेचारे गरीब हैं। लोगों की खेती किसानी सब बंद हो गई है। अगर समय से बारिश ना हुई तो किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ करना चाहिए। मनोज ने अपना बक्सा खोला। उस बक्से में एक लाल और पीले रंग का चमकता हुआ ब्रश था। आज मैं पहली बार अपने पूरे गांव की चित्रकारी करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी झोपड़ी के बाहर जाना होगा। पहले देख लूं बाहर आसपास कोई है तो नहीं। मनोज ने बाहर निकलकर देखा तो कड़ी धूप थी। दोपहर का वक्त था, इसलिए वहां आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये वक्त अच्छा है, आसपास कोई नहीं है। यहीं पर अपनी चित्रकारी शुरू कर देता हूँ। मनोज ने घर के बाहर ही कुर्सी डाली और गांव को देख देख कर उस गांव का बिल्कुल असली चित्र बनाने लगा। आसमान में नीले बादल थे, लेकिन चित्रकार मनोज ने उन बादलों का रंग काला कर दिया और उन काले बादलों से घनघोर बारिश की चित्रकारी कर दी। कुछ ही देर बाद पूरा चित्र बनकर तैयार हो गया। कितना प्यारा गांव लग रहा है मेरा। असल में तो इस गांव में कड़ी धूप निकली है, लेकिन मेरे चित्र में घनघोर बारिश हो रही है। अब देखना थोड़ी देर में बारिश होने लगेगी। मनोज वो चित्र लेकर झोपड़ी के अंदर आया और दीवार पर चिपका दिया। थोड़ी ही देर बाद अचानक आसमान में बादल गरजने लगे। जो आसमान अभी नीला था वो काला पड़ गया और ठीक वैसे ही घनघोर बारिश होने लगी जैसा उसने चित्र बनाया था। मनोज का हृदय खुशी से भर गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि बारिश होने लगी। तूने मुझे एक अद्भुत कलाकारी दी है। इसके लिए आपको शत शत नमन है प्रभु। बारिश होता देख सभी गांव के लोग अपने अपने घर से बाहर निकल आए और खुशी से झूमने लगे। बच्चे बरसात में लौटने लगे। गांव का मौसम ऐसा हो गया था जैसे सावन खुद ही गीत गा रहा हो। हरे भरे पेड़ खुशी से झूम उठे थे। हर पक्षी गीत गा रहा था। खेतों में फसलें लहराने लगी थी। भगवान ने तो चमत्कार कर दिया। कई सालों से हम बारिश का इंतजार कर रहे थे, पर बारिश नहीं हुई। पर आज देखो, अचानक बारिश हो ही गई, है ना गजेंद्र काका? हाँ मनोहर, मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अभी कुछ मिनट पहले ही तो इतनी कड़ी धूप निकली हुई थी, पर अचानक बारिश कैसे होने लगी? ये भगवान का चमत्कार ही है और कुछ नहीं। चलो हम लोग अपने खेतों की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों। रुकिए, हम भी आप लोगों के साथ चलते हैं। गांव के सभी आदमी, औरतें, बच्चे भागते हुए अपने खेतों की तरफ पहुंचे तो देखा उनकी फसलें लहरा रही थी। अपनी फसलों को लहराता देख गांव वाले मंत्रमुग्ध हो गए। कई दिनों से हम सभी गांव वाले प्रधान जी से ट्यूबवेल से पानी देने के लिए मांग रहे थे, पर उन्होंने हमारी मांग को ठुकरा दिया। लेकिन भगवान अपने भक्तों की मांग कभी नहीं ठुकराता। उसने हमें मुफ्त में बारिश दे दी। अब हम सभी लोग हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। सभी गांव वालों ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगे। दूर खड़ा होकर मनोज ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। पानी की बूंदें गांव वालों के चेहरों पर पड़ रही थी। ये दृश्य मनोज के हृदय को प्रफुल्लित करता जा रहा था। हे प्रभु, मैं भी तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कम से कम मेरी चित्रकारी की वजह से गांव वाले आपको याद तो कर रहे हैं। तो इस तरह इस बार गांव वालों की फसल बहुत अच्छी हो गई। लेकिन मनोज की चित्रकारी के बारे में गांव में किसी को भी नहीं पता था। उसे डर था कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गांव का प्रधान अपने आदमियों से कुछ बात कर रहा था। मुनीम, तुमने तो कहा था कि ये गांव वाले हमसे भीख मांगेंगे। अगर हम उनकी फसल की सिंचाई में उनकी मदद नहीं करेंगे तो मजबूरन वो लोग अपने खेत हमारे नाम कर देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं।
प्रधान जी पता नहीं ये कमबख्त बारिश क्यों होने लगी। सारी गलती इस बारिश की है। अगर टाइम पर बारिश ना होती तो गांव वाले बर्बाद हो जाते और अपने खेत मजबूरन आपके नाम कर देते। खैर, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज गांव के रहने वाले गजोधर काका की बेटी की शादी तय हुई, लेकिन लड़के वालों ने दहेज की मांग रख दी। देखो गजोधर, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया है क्योंकि तुम लोग बहुत गरीब हो, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी के साथ करने के लिए तैयार हूँ। पर तुम्हें हमें मुंह मांगा दहेज देना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर तुम्हारी बेटी कुंवारी बैठी रहेगी। ऐसा मत बोलिए संजय जी, अभी विवाह को वक्त है, तब तक मैं दहेज का इंतजाम कर लूंगा। कृपया करके शादी तोड़ने का ख्याल भी अपने दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है। इतना बोलकर संजय वहाँ से चला गया। अब गजोधर बेचारा परेशान रहने लगा। तभी उसके पास गांव का एक आदमी मनोहर आ गया। अरे भाई गजोधर, मुझे पता है कि तुम क्यों परेशान हो। भाई शादी करोगे तो थोड़ा बहुत दहेज तो देना ही पड़ेगा, इसमें लड़के वालों की कोई गलती नहीं है। ऐसा करो, तुम प्रधान जी से जाकर कुछ मदद मांग लो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। शायद तुम सही कह रहे हो मनोहर। तभी वहाँ से मनोज गुजर रहा था। उसने उनकी बातें सुन ली, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। खैर, शाम को गजोधर प्रधान जी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। गजोधर, तुम हमारे गांव के हो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन गारंटी के तौर पर तुम्हें अपने खेत हमारे पास गिरवी रखने पड़ेंगे। अगर 6 महीने के अंदर तुमने पैसे ना लौटाए तो तुम्हारे खेत मेरे नाम पर हो जाएंगे। मंजूर हो तो बताओ। मुझे सब मंजूर है प्रधान जी, बस मेरी बेटी की किसी तरह शादी हो जाए। फिर अगर आपका पैसा लौटाने के लिए मुझे खुद को बेचना भी पड़ेगा तो भी मैं तैयार हूँ। मुनीम जी ने कागजों पर गजोधर के साइन ले लिए और उसे पैसा दे दिया। गजोधर ने अपनी बेटी की शादी तो धूमधाम से कर दी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद प्रधान के आदमी गजोधर के खेत की फसल काटने लगे। तभी वहाँ से गजोधर गुजरा। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी फसलें आप लोग क्यों काट रहे हैं? ये तुम्हारे खेत नहीं रहे गजोधर, तुमने कागजों पर साइन करके ये खेत प्रधान जी के नाम कर दिया है। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैंने तो अपने खेतों को सिर्फ गिरवी रखा था, वो भी 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने तक मैं उनके पैसे वापस ना करता तब ये खेत उनके नाम पर होता। लगता है तुमने बिना पढ़े ही कागजों पर साइन कर दिए थे। ये कागज देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये खेत तुमने प्रधान जी के नाम कर दिए हैं। अब चलो जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है तुम्हारा। गजोधर भागता भागता प्रधान जी की हवेली पहुंचा और अपनी बात बताई, लेकिन प्रधान ने उल्टा उसे ही 100 कोड़े मारे और वहां से भगा दिया। गजोधर रोता रोता बेचारा इधर उधर भटकने लगा और नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरा अब इस दुनिया में कोई काम नहीं है। ऊपर वाले, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। गजोधर नदी में कूदने जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर मनोज आ गया और उसने उसे बचा लिया। अरे गजोधर काका, ये आप क्या करने जा रहे थे? क्यों बचाया तुमने मुझे मनोज बेटा? मेरी तो जिंदगी ही नरक हो गई है, कुछ भी नहीं बचा अब। गजोधर ने सारी बात मनोज को बता दी। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपकी समस्या आज ही दूर कर देता हूँ। चलिए मेरे साथ। मनोज गजोधर को अपने साथ अपने घर ले आया। वहाँ पर वो एक चित्रकारी करने लगा जिसमें ढेर सारा धन था। देखते ही देखते अचानक उसने चित्र में नोटों के जितने बंडल बनाए थे वो सारे नोटों के बंडल जादू से बाहर निकल आए। गजोधर हैरान हो गया। काका, वो लो पैसे, इन पैसों से तुम दूसरे खेत खरीद लेना, अपना घर भी बनवा लेना और अपनी जिंदगी सुकून से बिताना। मनोज बेटा, तुम तो एक साधारण इंसान थे, पर ये सब क्या है? कोई चमत्कार आता है क्या तुम्हें? काका, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पिता बहुत अच्छे चित्रकार थे। उन्होंने ही मरते समय मुझे ये कला सिखाई थी और ये जादुई ब्रश भी दिया था।
इस ब्रश से मैं जो भी चित्रकारी करता हूँ वो घटना असल घट जाती है। कुछ दिनों पहले जब गांव में बारिश नहीं हो रही थी तो मैंने ही अपनी विचित्र चित्रकारी के जरिए गांव में बारिश कराई थी, जिससे गांव वालों की फसलें लहराने लगी थी। जब मनोज उन्हें ये सब बता रहा था तो खिड़की से प्रधान का एक आदमी चुपके से ये सब सुन रहा था। उसने भागकर सारी बातें प्रधान जी को बता दी। अच्छा, तो ये बात है, जल्दी से खेतों से मुनीम को बुलाकर लाओ, मुझे वो ब्रश किसी भी कीमत पर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गजोधर काका ढेर सारे पैसे पाकर बहुत खुश हुए और पैसे लेकर चले गए। वहीं करीब आधी रात को मुनीम अपने कुछ आदमियों के साथ चुपके से मनोज की झोपड़ी के अंदर घुस गया। लगता है वो ब्रश इस बक्से के अंदर ही रखा होगा। मुनीम ने बक्सा खोला और ब्रश उठाकर वहां से भाग गया। ब्रश पाकर प्रधान बहुत खुश हुआ। तभी तो मैं सोचूं, इस गांव में अचानक बारिश कैसे होने लगती है। अचानक से गरीब आदमी इतना अमीर कैसे हो जाता है। अब इस ब्रश से मैं इस गांव पर राज करूंगा, गांव वालों को अपना गुलाम बना दूंगा। प्रधान ने उस ब्रश से चित्रकारी की। उसने चित्र में बनाया कि उसका गांव में बहुत बड़ा महल बन चुका है। गांव के सभी लोग उसके नौकर बन चुके हैं। उसके पास बहुत सारी धन दौलत आ चुकी है। चित्र बनाने के बाद प्रधान उस चित्र को बड़े ही ध्यान से देखने लगा। अब मैं सो जाता हूँ, जब सुबह उठूंगा तब ये सब कुछ मेरा होगा। मेरी दुनिया ही बदल चुकी होगी। सुबह पूरा गांव मेरे पैरों में पड़ा होगा। धीरे धीरे सुबह हो गई। सुबह उठकर मनोज ने देखा उसका बक्सा खुला हुआ पड़ा था और ब्रश भी गायब था। मेरा ब्रश कहाँ गायब हो गया? मैंने तो इस बारे में किसी को बताया भी नहीं था, पर किसने चोरी कर लिया? गजोदर काका? नहीं, गजोदर काका ऐसा नहीं कर सकते। तभी अचानक मनोज की नजर अपने घर के बाहर पड़ी तो देखा कि गांव पूरी तरह से बदल चुका था। मनोज अपनी झोपड़ी के बाहर आ गया। बाहर पक्की सड़कें बनी हुई थी और कच्चे मकान की जगह पक्के मकान बन चुके थे। हर घर के बाहर एक कार खड़ी थी। मनोज हैरान हो गया। ये सब क्या हो गया? मैं अपने ही गांव में हूँ या दुबई आ गया? मनोज ने जब पीछे पलटकर देखा तो उसका घर भी अब आलीशान बन चुका था। घर के बाहर एक बहुत महंगी कार खड़ी थी और बंगले के बाहर एक नेम प्लेट भी थी जिसमें लिखा था विचित्र चित्रकार मनोज पांडे। आगे जाकर देखता हूँ। आगे थोड़ी दूर मनोज ने जाकर देखा तो प्रधान और उसके आदमी सड़क के किनारे भीख मांग रहे थे। जैसे ही प्रधान ने मनोज को देखा, अरे मनोज भाई, ये लो अपना ब्रश, कल रात मैंने ही इसे चोरी कराया था। तभी वहाँ सभी गांव वाले आ गए। मनोज ने वो ब्रश ले लिया। मैंने भी चित्रकारी की, पर मेरे साथ सब उल्टा हो गया। सिर्फ ब्रश चोरी करने से कुछ नहीं होता प्रधान जी। वो विचित्र चित्रकारी सिर्फ मुझे ही आती है। मैं इस चित्रकारी का इस्तेमाल गांव वालों की भलाई के लिए करता था, पर तुमने सिर्फ अपने लालच के लिए इसका इस्तेमाल किया। अब भुगतो। अपनी विचित्र चित्रकारी से मुझे फिर से इस गांव का प्रधान बना दो। नहीं मनोज बेटा, इसने हम गांव वालों के साथ बहुत अत्याचार किए हैं। इसके लिए यही सजा ठीक है। ऊपर वाले ने खुद तुम्हें सजा दी है। अब तुम जिंदगी भर इन गांव वालों से भीख मांग कर ही अपनी आगे की जिंदगी बिताओगे। उस दिन के बाद गांव वाले खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे और गांव वालों ने मनोज को उस गांव का नया प्रधान नियुक्त कर